स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से अधिगम मित्र एकेडमी पे। और जैसा कि मैंने अपना परिचय आपको पहले वीडियो में दे दिया था और समय ना व्यर्थ करते हुए हम लोग ने जो बात की थी आगे ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, तो इस विषय पे आइए चर्चा करते हैं। और इस पर काफ़ी विस्तारपूर्वक आज हम लोग जानने को मिलेगा कि हम लोग को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोग को एक सामाजिक अध्ययन के स्तर पे, मतलब 6 से लेकर 10 तक, और उच्चतर स्तर पे MA, JRF एंड UPPSC एंड UPSC के स्तर पे भी ले जाके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। जो भी टॉपिक रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, आपके क्लियर कर सकूं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और आगे चलते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में ये कुछ ब्रांचेज हैं जिनके बारे में हम लोग को जानना है, पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे पढ़ना है और क्या किया जाए आगे इसको लर्न करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए। तो वैसे शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ कि तबीयत तो मेरी ठीक नहीं है, काफ़ी दिनों से हल्का फीवर और जुकाम लगा हुआ है। तो चलिए फिर भी चीज़ों को साइड में रखते हुए हम शुरू करते हैं। तो अभी इनके जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में जो भी हम लोग को पढ़ना है, अगर आप इतना आप जान जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ जाना है, सीखा है। और ये काफ़ी ज़्यादा है, सब कुछ है जानने को, समझने को। क्योंकि जियोग्राफी, जियो के ऊपर आपके इतिहास, आपके अर्थशास्त्र, आपके राजनीतिक शास्त्र, आपके सोशल तमाम विषय उभर कर आए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला है क्रायोलॉजी। क्रायोलॉजी में हम लोग हिम विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। और हिम तो आपके दो जगह ही पाए जाते हैं, या तो आपके नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, या फिर पहाड़ों के चोटियों पे, माउंटेन टॉप पे। दूसरा है ग्लेशियोलॉजी। ग्लेशियोलॉजी में हम लोग ग्लेशियर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है क्रायोपोडोलॉजी। क्रायोपोडोलॉजी में हम लोग अध्ययन करेंगे किस तरीके से हिम और मिट्टी, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और क्रिया करते हैं। उसके बाद आता है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग जितने भी लैंडफॉर्म पाए जाते हैं अर्थ सरफेस पे, उसके बारे में अध्ययन करने को मिलेगा। और उसके बाद आता है लिथोलॉजी। लिथोलॉजी में हम लोग पत्थरों के बारे में अध्ययन करेंगे, रॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे। और जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी को आप कहते हैं ब्रह्मांड विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी को आप कहते हैं खगोल विज्ञान, और एस्ट्रोलॉजी को आप कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। तो इसमें क्या है, कॉस्मोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, खगोल ब्रह्मांड विज्ञान, और ब्रह्मांड विज्ञान के अंदर आता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में जो हम हमारे सिस्टम में जो भी ग्रह प्लैनेट पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इन प्लैनेट से जो एनर्जी निकलती है वो किस तरीके से हम लोगों को, ह्यूमंस को प्रभावित करती है, उसके बारे में हम लोग एस्ट्रोलॉजी में जानेंगे। वोल्केनोलॉजी में हम लोग वोल्केनो से रिलेटेड उनके आकार किस प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाएगा विस्तारपूर्वक। एडोफोलॉजी में हम लोग अध्ययन करेंगे पेड़ और मिट्टी, ये दोनों एक दूसरे के साथ किस प्रकार से संबंध रखते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। उसके बाद आता है आपका पेडोलॉजी। ये आपका मिट्टी विज्ञान है, सॉइल साइंस है। पेडोलॉजी में हम लोग सॉइल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका स्पेलियोलॉजी। स्पेलियोलॉजी में हम लोग गुफा विज्ञान के बारे में जानेंगे कि ये गुफा है, कब की बनी है, किस रॉक से बनी है, लाइमस्टोन से बनी है या फिर सॉफ्ट रॉक से बनी है, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा स्पेलियोलॉजी में। फिर आता है सेस्मोलॉजी, जैसे कि आप लोग जानते होंगे भूकंप विज्ञान का अध्ययन हम लोग सेस्मोलॉजी में करेंगे। जियोक्रायोलॉजी में हम लोग अध्ययन करेंगे कुछ बर्फ़ की चट्टानें होती हैं जो ज़मीन के अंदर घुस जाती हैं और घुसने के बाद वो वहाँ पे क्रिया करती हैं, तो उसके बारे में हम लोग जियोक्रायोलॉजी में अध्ययन करेंगे। जियोलॉजी विज्ञान तो एक अलग ही साइंस है, पर इसमें हम लोग विशेषतः सेस्मिक वेव के बारे में ज्योग्राफी में अध्ययन करेंगे जियोलॉजी में। और मिनरलोलॉजी में हम लोग खनिज विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे विस्तारपूर्वक, उनकी विशेषता, उनके प्रकार, उनके वर्गीकरण के बारे में मिनरलोलॉजी में अध्ययन करने को मिलेगा। पेट्रोलॉजी, ये भी एक प्रकार का स्टडी ऑफ रॉक्स है, इसमें भी हम लोग पत्थरों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद इधर आ जाइए, ये लिखा है एग्रोक्लाइमेटोलॉजी। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे किस प्रकार से क्लाइमेट हमारे एग्रीकल्चर को प्रभावित करता है, और एग्रोक्लाइमेटोलॉजी की मदद से
साइंटिस्टों ने क्रॉप वेदर चार्ट को भी बना लिया है, इसका भी निर्माण कर लिया है। ये काफ़ी एग्रीकल्चर में मौसम संबंधी सूचनाओं को देने में काफ़ी यूज़फुल है। इसके बाद हम लोग का ये आता है पैलियोक्लाइमेटोलॉजी। इसमें हम लोग पूरे जलवायु विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर ये आता है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में आज की जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मेट्रोलॉजी में हम लोग मौसम विज्ञान वेदर फोरकास्टिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर ये आता है हाइड्रोलॉजी में हम लोग बादल किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से पानी वाष्पीकरण होकर ऊपर जाता है और उसके बाद प्रेसिपिटेशन वर्षण के माध्यम से वो जो वापस ज़मीन पे आता है समुद्र में मिल जाता है, इसके बारे में हम लोग हाइड्रोलॉजी में अध्ययन करेंगे। फिर आता है एग्रोस्टोलॉजी में हम लोग जो पृथ्वी पे तमाम तरह की घास ग्रासेस फील्ड्स जो पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनकी लोकेशन, उनकी विशेषता, उनके वर्गीकरण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर आता है एंटोमोलॉजी में हम लोग कीट विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। जितने भी कीट विज्ञान है, छोटे कीट पतंग विज्ञान, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद ये आता है आपका बायोकॉर्नोलॉजी में मौसम और समय के साथ साथ जिस तरीके से कंडीशंस बदलती हैं तो जो जीव हैं वो भी उस प्रकार से अपनी कंडीशंस को बदलते रहते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर आता है बायोक्लाइमेटोलॉजी में किस तरीके से क्लाइमेट, जो हमारे बायोटिक फैक्टर हैं, जीव वनस्पति, उनको किस तरीके से प्रभावित करते हैं उसके बारे में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। बायोमेट्रोलॉजी में हम लोग मौसम विज्ञान एवं जीव से उनके संबंध का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके आगे आइए चर्चा करते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं किस प्रकार से क्लाइमेटिक कंडीशन जो पेड़ों के वलय होते हैं, रिंग होते हैं, उनको प्रभावित करते हैं और इन वलयों के आधार पे हम पास्ट में जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उसके स्टडी करने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और लिम्नोलॉजी, इसमें हम लोग लेक विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। बेलेनोलॉजी को हम लोग कहते हैं स्नान विज्ञान। इसमें जो गोताखोर होते हैं उनके द्वारा इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। डेल्टालॉजी में हम लोग डेल्टा के बारे में, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, इसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। फिर आता है टाइडोलॉजी, ज्वारभाटे के बारे में, ज्वारभाटा विज्ञान, इसके बारे में हम लोग टाइडोलॉजी में चर्चा करेंगे। ओशिनोग्राफी में हम लोग महासागर विज्ञान के बारे में यहाँ पे अध्ययन करने को मिलता है। मरीन आर्कियोलॉजी में समुद्र में डूबे जो भी हमारे सांस्कृतिक भूदृश्य हैं, कल्चरल लैंडस्केप, जैसे कि मंदिर हो गए, शहर हो गए, जो समुद्र में समाधि ले चुके हैं, उनके बारे में हम लोग मरीन आर्कियोलॉजी में अध्ययन करते हैं। पैलियोशिनोग्राफी में हम लोग महासागर के स्वरूप का, संपूर्ण स्वरूप का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज महासागर जिस भी स्वरूप में पाए जाते हैं पहले वो उस स्वरूप में नहीं पाए जाते थे और जो भी हमारे स्थलखंड हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिन्हें हम पेंजर के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम लोग पैलियोशिनोग्राफी में इन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ज्योग्राफी में हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, शॉर्ट में उसके बारे में जाना, समझा, और अब हम लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी है क्या, उसको लर्न कैसे करना है, कैसे उसको समझना है, कैसे उसको अपनाना है। तो ईश्वर ने हम लोग को इस पृथ्वी पे भेजा है, कुछ ब्रह्मास्त्र के साथ भेजा है, कुछ उपकरण लगा के भेजे हैं। वो उपकरण हैं हमारे आँख, कान, मुंह, हाथ और दिमाग। ये ब्रह्मास्त्र हमें कोई भी कार्य में सफलता दिलाने के लिए काफ़ी है और इनका पूर्णतः उपयोग करना हम सबको आना चाहिए। जो भी उद्देश्य हम लोग को निर्धारित किए गए हैं उनको सीखना, उनको पूरा करना, इन ब्रह्मास्त्र की सहायता से हम सबको आना चाहिए। एक बच्चा जब वो जन्म लेता है तो वह यह जानना चाहता है कि उसने किस ब्रह्मांड में जन्म लिया है और वो इस ब्रह्मांड के किस ग्रह पे जन्म लिया है। क्या उसने पृथ्वी पे जन्म लिया है? अगर उसने पृथ्वी पे जन्म लिया है तो पृथ्वी पे कहाँ पे जन्म लिया है, उसकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई है,
वेयर यहाँ पे एक शब्द आता है और जहाँ पे वेयर आता है वहीं से ज्योग्राफी शुरू हो जाती है। ज्योग्राफी कोई विषय वस्तु नहीं है, यह एक अनुभव की चीज़ है। इसे आप जितना अनुभव करेंगे, जितना इसके अंदर आप घुस जाएंगे, इसको अपने अंदर समा लेंगे, उतना ही आप इसमें निपुण होते जाएंगे। जब एक बालक पैदा होता है तो वो जन्म लेता है लिथोस्फीयर के अंदर, अष्टमंडल के अंदर। वो इस एटमॉस्फेयर में सांस लेना सीखता है, फिर उसको प्यास लगती है तो वह जलमंडल की ओर अपना रुख करता है, हाइड्रोस्फीयर। भूख लगती है तो वह जैवमंडल की ओर अपना रुख करता है। यह जैवमंडल इनको भोजन प्राप्त करने में सहायता करते हैं। बड़ा होता है, आसपास अपने माता पिता आस पड़ोस के लोगों को देखता है, समझता है, उसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी का ज्ञान होता है। वह अपने घर के आस पड़ोस के सभी लोगों को जानने पहचानने लगता है, वह सेटलमेंट ज्योग्राफी है। फिर वो बालक देखता है अपने आसपास कोई ना कोई क्रिया हो रही है, कोई नौकरी में लगा है, कोई उद्योग में लगा है, कोई माफ़ कीजिएगा खेती कर रहा है, कोई व्यवसाय में लगा है, वो हो जाएगी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। बच्चा आगे बढ़ता है, दिखता है नाच गाना, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं आसपास, वो कल्चरल ज्योग्राफी में आ जाएगा। उसी प्रकार पॉलिटिकल ज्योग्राफी और इसके अन्य कई ब्रांचेस आगे बनते जाते हैं, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे विस्तारपूर्वक। तो यही है ज्योग्राफी, हमारे साथ शुरू होती है और हमारे साथ अंत तक रहती है। हम रहे या ना रहे, ये चीज़ें सदैव यहाँ पे मौजूद रहती हैं। इनके बारे में, इनके साथ इनको जानना, इनको पहचानना, ये कोई नई बात तो है नहीं। छोटे से ही हम इसमें मिले जुले घुले हुए हैं, चीज़ों को देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। अष्टल मंडल को जानते हैं जिस पे रहते हैं, एटमॉस्फेयर को जानते हैं जिसमें सांस लेते हैं, हाइड्रोस्फीयर को जानते हैं जहाँ से हमें पीने को पानी मिलता है, जैव मंडल को जानते हैं जहाँ से हमको भोजन प्राप्त होता है, हमारे आसपास की आबादी है उसके बारे में जानते हैं, उस आबादियों सेटलमेंट के बारे में जानते हैं, हमारे जो आसपास की क्रियाएँ हो रही हैं उनके बारे में जानते हैं, जो जीवन यापन के लिए जो भी क्रियाएँ हो रही हैं, जहाँ पे मुद्रा का प्रयोग किया जाता है जीविकोपार्जन के लिए, वही क्रियाएँ इकोनॉमी में आती हैं। कल्चरल प्रोग्राम्स जो भी हो रहे हैं उनके बारे में जानता है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो भी हमारे आसपास के पॉलिटिक्स से रिलेटेड ज्योग्राफिकल चीज़ें हैं उनके बारे में जानता है। तो इन सब के बारे में हम अपने जो ब्रह्मास्त्र हैं, आँख, कान, मुंह, हाथ और दिमाग, इनकी सहायता से जान सकते हैं। कैसे पढ़ा जाए ज्योग्राफी? आगे हम लोगों ने चर्चा की थी कि हमारे पास जो हमारे ब्रह्मास्त्र हैं उनका प्रयोग हमें करना है, और पहला है आँख, आइज। इससे हम लोग देखते हैं। लुक मतलब भी देखना, सी मतलब भी देखना, ठीक है। लेकिन ये तो सामान्य तौर पे देखना हुआ, लेकिन जब हम अपने दिमाग के साथ सोच समझकर चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वह ज़्यादा सार्थक सिद्ध होता है हम लोगों के लिए। यहाँ पे हम लोग को ये काम करना है, लुक नहीं करना है, चीज़ों को ध्यानपूर्वक अपने दिमाग की सहायता से देखना है, एक एक अक्षर को पढ़ना है, ठीक है। आगे कान, कान से हम लोग क्या करते हैं? सुनने का काम करते हैं। हियर मतलब भी सुनना, लिसन मतलब भी सुनना, यहाँ पे एक अंतर है। बिना दिमाग लगाए सुनना ये कहलाएगा हियर, ध्यान से सुनना, दिमाग लगा के सुनना, एक एक शब्दों को सुनना लाइन बाय लाइन, ये कहलाता है लिसन। यहाँ पे हमको इसका उपयोग करना है, ठीक है। दिमाग के साथ दिमाग लगाकर सुनना है, ठीक है।
चाहे आप कोई भी विषय वस्तु पढ़िए, केवल ज्योग्राफी ही नहीं, पॉलिटिक्स पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, ये चीज़ें सब में काम आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, मुंह। अगर हम मुंह का प्रयोग करते हैं तो हम लोग को रीड करना चाहिए। क्या रीडिंग करना चाहिए? मान लीजिए हम लोग को पढ़ना चाहिए, तो क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कितना आप लोग पढ़ते हैं, और पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं, इसके बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं। लेकिन शब्द को पढ़ें या वाक्य को पढ़ें या अक्षर को पढ़ें, किसे पढ़ें? मेरे हिसाब से तो सबसे पहले अक्षर को पढ़ना चाहिए। और जहाँ तक मुझको लगता है कि हमारे विद्यार्थी अक्षर को तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ देखते हैं और पढ़ देते हैं। जैसे ये मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ कि किस तरीके से थोड़ी सी चूक में हम लोग अर्थ का पूरा अनर्थ कर देते हैं अगर हम लोग अक्षरों को ध्यान से ना पढ़ें तो। मान लीजिए कि हम लोग को मेटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को जाना है और हमने बोला किसी बच्चे से कि भाई ये डिपार्टमेंट दिखे तो रोक देना। आगे बढ़ते हैं तो उसने कहता है कि सर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट दिख गया, जबकि वो रहता क्या है? मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। तो लगभग इनके उच्चारण में थोड़ा अंतर है और स्पेलिंग में भी अंतर है, पर अगर आप अक्षरों को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको जाना है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में और आप चले जाएंगे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। ठीक है, इसीलिए अक्षरों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। एक बार मैं बैठा पढ़ा रहा था और मेरा एक दोस्त था, मेरे बगल में बैठ के पढ़ रहा था। मुझे नहीं पता किसके दिमाग में क्या आया, अच्छा पढ़ता लिखता था, उतना भी अच्छा नहीं पर पढ़ लेता था। तो उसने अचानक ही पढ़ा बुडी गेट, बुडी गेट, बुडी गेट, बुडी गेट। हम कहे यार नया शब्द है, पहली बार सुनने को मिला है, चलो आओ चल के देखते हैं कि ये बुडी गेट होता क्या है। जब मैं पास में गया तो जाके देखा कि ये बुडी गेट नहीं, बजट लिखा था। ठीक है तो इस तरीके से अक्षरों को भी ध्यान से पढ़ना और फिर शब्दों को ध्यान से पढ़ना, दोनों ही इसमें काफ़ी ज़रूरी है। अक्सर ऐसी ही गलतियाँ परीक्षा में भी करके आते हैं और जहाँ पे एक मौका मिलता है आपको क्वेश्चन सही करने का और आप गलत करके आ जाते हैं। उससे भी शुरू में ऐसी गलतियाँ हुई हैं कई बार, पर मैंने उसे सुधार लिया है। तो बुडी गेट, बजट को आप बुडी गेट तो नहीं पढ़िए, बजट पढ़िए, और मेटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट को आप मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट तो बिल्कुल भी मत पढ़िए। अब भाई हम लोग पढ़ते हैं कि वर्ड को, शब्द को किस तरीके से पढ़ना है। मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है भूमध्य सागर विशेषता के बारे में लिखो। बच्चा क्या करेगा कि पूरे वर्ड को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेगा, भूमध्य पढ़ेगा केवल, और रेखीय तो पहले से दिमाग में रहता है। पूछ रहा है विशेषता भूमध्य सागर की और लिख कर आएगा किसकी? भूमध्य रेखीय। तो भूमध्य रेखीय विशेषता के बारे में लिख कर आएगा, यहीं पे सारा गुड़ गोबर कर दिया। इस तरीके से तो यूपीएससी क्या कोई भी परीक्षा नहीं पास करने वाला है वो। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड को परीक्षा में अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन पे ही लगाना है, ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर उसके आंसर लिखने में। तो आपको जो भी कर्म करने हैं वो पूरे मनोयोग के साथ करने हैं। इस चीज को नोट कर लो एकदम दिमाग में। जो भी कर्म करना है पूरे
मनोयोग के साथ करना है। छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, अगर पूरे मन के साथ नहीं करोगे तो पूरा नहीं होने वाला। कोई भी कर्म हो, ठीक है, मन लगा के तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर पढ़ने लिखने कोई मतलब है नहीं। क्या है ना, पढ़ना बहुत ही कठिन काम है और वास्तविकता तो यही है कि कोई पढ़ना नहीं चाहता है, ठीक है, पर क्या करें, मजबूरी है, कुछ करना है तो पढ़ना है, और पढ़ना नहीं है तो फिर कुछ नहीं करना है, सीधी बात। तो ये सब पे लागू होता है। देखिए क्या है ना कि विद्यार्थी को हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अनुशासन का मतलब क्या होता है कि एकदम स्ट्रिक्ट ऐसे खड़े हो जाइए अनुशासन में आ जाएंगे, इस तरीके से नहीं होता है। हमारे प्रिंसिपल थे जब मैं पढ़ता था तो उन्होंने बताया था कि डिसिप्लिन मतलब होता है कि किसी विद्यार्थी को जो भी काम करने को बोला जाए, जो काम उसको ऑथराइज किया गया है, पढ़ने को है तो पढ़ना, खेलने को बोला जाए तो खेलना, ठीक है, वो विद्यार्थी का मुख्यतः यही काम होता है, अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना और अपने खेल कूद जो भी समय सारणी बनी हुई है, टाइम टेबल बना हुआ है, उसको फॉलो करना। अगर वो इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो वो डिसिप्लिन में है। इसके अलावा अगर वो अन्यथा कोई और भी काम करता है तो वो डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, तब वो अनुशासनहीन हो जाएगा, अनुशासन में नहीं रहेगा। तो आपको अगर पढ़ना है तो डिसिप्लिन में रहना है। अगर आपको पढ़ने को बोला गया है और आप विद्यार्थी हैं तो आपका डिसिप्लिन में रहना मतलब आपको पढ़ाई करना है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब डिसिप्लिन में नहीं हो, 100 की सीधी बात, और इसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्ड के बाद कि सेंटेंस को किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आइए देखते हैं कि सेंटेंस को किस तरीके से पढ़ा जाए वाक्य को। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इंडिया इज ए एग्रीकल्चर कंट्री, द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया इज खरीफ, रबी और जायद। अब यहाँ पे लिख दिया है किताब में कि एग्रीकल्चर कंट्री, इंडिया क्या है, एक एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, देश है। लिख दिया है तो क्या हम मान लेंगे केवल लिखने से? किताब में लिख दिया और हम मान गए कि इंडिया क्या है, एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। सही लिखा है गलत लिखा है इससे हमको नहीं मतलब, बस हमने मान लिया। अगर मान लीजिए गलत लिखा हुआ तो कैसे पता करेंगे? आपको इसके गहराइयों में उतरना पड़ेगा जानने के लिए कि क्या इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री है या फिर नहीं है। जब तक आप इसमें समाएंगे नहीं ना इसकी गहराइयों में, आपको ये कुछ देने वाला नहीं है, ठीक है। कि अगर आपको विद्वान बनना है तो आप रट लीजिए जो लिखा है, और अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो आपको बगुले की चाल चलनी पड़ेगी, ठीक है। आगे लिखा है द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया इज खरीफ, रबी एंड जायद। अब ये लिख दिया, हम कहेंगे भाई बुक में तो गलत लिखा है। हम बोलते हैं कि जो भारत की प्रमुख फसलें हैं वो हैं रबी, जायद और खरीफ। यहीं पे बात हो जाती है गलत हम लोग की। या तो किताब में गलत लिखा है या तो हम लोग को गलत पता है, जानने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर वही बात आती है, भैया जो लिखा है रटना है, विद्वान बनने के लिए तो रट लो, और बुद्धिमान बनना है तो थोड़ा बगुले की चाल चलनी पड़ती है। देखते हैं ना क्या करता है, पानी में एकदम घात लगा के बैठता है, कोई मूवमेंट नहीं होती है, और जैसे मछली आती है जो उसका लक्ष्य है वो है क्या, मछली, और जैसे मछली आती है झपक तुरंत। तो आपको भी जो चीज़ें पढ़नी है ना बगुले के भांति पढ़नी है। जो लिखा है ना उस पर पूरा ध्यान दे के सेंटेंस बाई सेंटेंस पढ़ना है, अक्षरों को पढ़ना है, शब्दों को पढ़ना है, ठीक है। इसमें आगे आइए। देखिए मान लीजिए कि आप क्वेश्चन पेपर करने के लिए और ये क्वेश्चन पूछ दिया और ये चारों वहाँ पे ऑप्शन लिख दिए, ठीक है, खरीफ, रबी एंड जायद, और फिर लिख दिया रबी, जायद एंड खरीफ, जायद, खरीफ एंड रबी, खरीफ, जायद एंड रबी, ठीक है। तो इसमें से क्या सही है क्या गलत है? अब आप वहाँ चले सोचने कि भाई किस पर टिक लगाएं। युद्ध के मैदान में पहुँच गए हैं, बिगुल युद्ध का बच चुका है, तब सोचने पड़े हैं कि क्या सही है क्या गलत है।
और जब बताया जा रहा था तब तो ध्यान वहाँ पे था नहीं। भैया यूपीएससी कहता है कि भारत में मानसून की शुरुआत होती है और उस टाइम मानसून की शुरुआत होती है, उस टाइम खरीफ की फसल लगी रहती है, फिर रबी, फिर जायद। तो यूपीएससी ने तो इसको सेट कर दिया है, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई साल की शुरुआत होती है जनवरी से, जनवरी में फसल बोई जाती है किसकी? रबी की। तो हम तो रबी, जायद और खरीफ को सही मानेंगे, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि भैया नहीं, हमारा महीना तो चैत बैसाख से शुरू होता है और चैत बैसाख में फसल लगती है किसकी? जायद की। तो हम मानेंगे कि जायद, खरीफ और रबी हमारे मेन क्रॉप्स हैं। लेकिन हमको इनमें से किसी को भी नहीं मानना है। आंसर तो वही मानना है जिसको हमारी सरकार ने या यूपीएससी ने सेट कर दिया है, जो कि है खरीफ, रबी और जायद, ठीक है। भारत में जब मानसून की शुरुआत होती है उस टाइम खरीफ लगता है और फिर रबी, उसके बाद जायद, ठीक है। तो इसी को हमको उत्तर मानना है। ये आपकी ये जो चीज़ें हैं ना, आपको जब तक आप ध्यान से बगुले के भांति नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएंगी। वरना आप सिर्फ पढ़ेंगे और निकल जाएंगे आगे, समझे। पढ़ेंगे 2, समझेंगे 4 और करके आएंगे 8 और नंबर मिलेगा 0, ठीक है। इस तरीके से आपको नहीं पढ़ाई करनी है। आगे आइए, एक और सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस है, इंडियन मानसून इज अनसर्टेन एंड इरेगुलर। परीक्षा में बैठते हैं, विद्यार्थी देखा, कहा अनसर्टेन एंड इरेगुलर, दोनों तो एक ही चीज़ है, बस हो गया बेड़ा गर्क यहीं पे। क्या होता है ना कि घर से आप लोग रट के जाते हैं, यहाँ रटना नहीं है, फील करना है चीज़ों को। उसके लिए आपको गहराइयों में उतरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। ये ज्योग्राफी है, खिलवाड़ नहीं है। अनसर्टेन एंड इरेगुलर, कैसे आप इसको डिस्क्राइब करेंगे बताइए। जैसे कि हम यहाँ कहेंगे कि मानसून हमेशा 1 जून को या 2 जून को आता है, लेकिन नहीं आया, 5 जून को आया, 10 जून को आया, ये कहलाएगा अनसर्टेन। इरेगुलर, कभी आया, एक दिन आया, फिर 10-15 दिन का अवकाश ले लिया, आया ही नहीं, हफ्ते भर का अवकाश ले लिया, इरेगुलर, ठीक है। दोनों वर्ड इस सेंटेंस के दोनों वर्ड में जमीन आसमान का अंतर है। क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़िए, समझिए, फिर आंसर लिखकर आइए, ठीक है। जो आपका दिमाग है, जिसको आपको अपने ब्रह्मास्त्र जो आपको दिए गए हैं उनके साथ आपको को रिलेट करना है, आराम से बगुले के जैसे ध्यान लगाना है, कछुए के जैसे चाल चलनी है, तब जाके बेड़ा पार होगा, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, चलते हैं। हाउ टू फोकस। फोकस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन 4 चीज़ों पे आपको ध्यान देनी पड़ेगी। व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। आप चाहे विद्यार्थी हो, चाहे विद्यार्थी ना हो, ठीक है, आप कोई काम करना चाहते हो या कोई भी काम करना चाहते हो, इन 4 चीज़ों का क्वेश्चन आप इन 4 चीज़ों को पूछ के देखिए। अगर आपको इसका उत्तर मिल जाता है तो समझ जाइए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर इनमें से किसी भी एक का उत्तर ना मिले तो समझ जाइए कुछ आपसे गलती हो गई है। व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। तुम क्या हो, तुम कहाँ हो, तुम कब यहाँ आए, तुम कैसे हो, तुम्हारा रवैया कैसा है, ठीक है। मान लीजिए कि एक टॉपिक पूछ देता है एग्जाम में, हिमालय, माफ कीजिएगा, तो अब हिमालय पे लिखना, तब क्या लिख कर आएंगे? हिमालय क्या है, हिमालय कहाँ है, हिमालय का निर्माण कब हुआ, और अभी हिमालय कैसा है, मतलब बढ़ रहा है, घट रहा है,
ठीक है, जो भी परिवर्तन इसके अंदर हो रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको इन 4 चीज़ों का उत्तर दे के आना है। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का किसी भी विषय में अगर आपने इन 4 बातों को लिख कर अगर आप आ गए, ठीक है, तो एग्जामिनर आपको 0 नंबर देगा। ठीक है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। ठीक है, मान लीजिए कि हम परीक्षा में गए और हमें कोई प्रश्न पूछा गया, 2 विद्यार्थी हैं, ठीक है, जैसे कि ये है एक आप डेफिनेशन जैसे परिचय करा रहे हैं और उपसंहार, ये तो हमेशा हम लोग को छोटे में लिख के आना होता है, लेकिन जो बीच का कंटेंट होता है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को डालनी होती है। अब मान लीजिए कि परीक्षा हुई और परीक्षा में क्या हुआ कि आपने प्रश्न पूछा, उसमें अपने व्हाट में 2 लाइन लिख कर आए, वेयर 5 लाइन, व्हेन भी 5 लाइन और हाउ भी 2 लाइन। उसके बाद दूसरे विद्यार्थी ने व्हाट 2 लाइन लिखी और वेयर में 5 लाइन लिखनी थी लेकिन 4 लाइन लिखी, 1 लाइन वो भूल गया और जब व्हेन लिखने चला तो उसको याद आ गया, तो उसने यहाँ की लाइन को यहाँ पे लगा दिया, फिर हाउ उसने लिख दिया। अब देखिए ये हमारी कुछ आँख जैसी आकृति है और ये फिलहाल आँख तो नहीं है लेकिन ऐसी हमारी आँख होती है। तो मछली जो होती है, मछली का ऐसे ही शेप होता है ना, कुछ इस तरीके से ही होती है मछली। और मछली क्या करती है कि वो जलमंडल में रहती है, लेकिन ये जो आकार है उस आकार के कारण वो जल्दी से ऊपर भी आ जाती है वायुमंडल में और फिर एक गोता लगा के दोबारा जलमंडल में चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा आपकी तो वो देख के समझ जाएगा कि भाई जो ये विद्यार्थी है इसने बगुल ध्यानम एकदम तपस्या करके लिखा है। बगुल ध्यानम के जैसे जो पूछा गया, जितना पूछा गया, जिसका आंसर जहाँ पे जैसे लिखना है वैसे लिखना है, लेकिन इस विद्यार्थी ने उस तरीके से नहीं लिखा है। बस यहीं पे फर्क बन जाता है। ये टॉप करेंगे ऊपर से और ये विद्यार्थी भी टॉप करेंगे लेकिन नीचे से। ठीक है, अब जितना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना ही आप अपने दायरे को छोड़ के दूसरे के दायरे में भी जा सकते हैं और वहाँ पे भी अपना झंडा गाड़ के आप फिर दोबारा वापस आ सकते हैं। ठीक है, और आपका दायरा आपकी प्रैक्टिस से बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको हमेशा बगुल ध्यानम लगाना है, तपस्या करना है। ठीक है, आराम से पढ़ना है एक एक चीज़ को, जैसे कि मैंने अभी आगे आप लोग को इसके बारे में समझाया है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जहाँ पे क्या पूछा जाए वहाँ पे क्या, जहाँ पे कब पूछा जाए वहाँ पे कब, जहाँ पे कहाँ पूछा जाए वहाँ पे कहाँ का आंसर देना है, जहाँ कब पूछा जाए कब, जहाँ कैसे लिखना है वहाँ पे कैसे आपको लिख के आना है। ठीक है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इन 4 चीज़ों को भी याद कर लीजिए और आप कोई भी काम कीजिए और इन 4 चीज़ों का प्रश्न उठाइए कि क्या आपको उस कार्य से व्हाट का जवाब मिलता है, वेयर का जवाब मिलता है, व्हेन का जवाब मिलता है, हाउ का जवाब मिलता है। अगर हाँ तो ठीक है। देखिए, आपको सही जगह पे पॉइंट आउट करना है, जहाँ पे जिस चीज़ को लिखना चाहिए आपको वहीं पे लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं का भी पॉइंट कहीं पे घुसा देंगे फिर आप उम्मीद रखते हैं कि नंबर मिल जाएगा। घर पे तो आके दोनों विद्यार्थियों ने डिस्कस किया होगा कि भाई तुमने क्या लिखा है, इसने तो बोला कि भाई मैंने ये 4 पॉइंट्स लिखे हैं, इसने भी बोला कि भाई मैंने ये 4 पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन ये बताएगा थोड़ी ना कि इसमें का एक पॉइंट मैंने यहाँ पे घुसा दिया। समझ रहे हैं? और यही इसके फेलियर का कारण बनेगा। ठीक है, अब देखिए, ना पढ़ने वालों के लिए भी, ठीक है, ये चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं उनके लिए भी ये चीज़ें काम आती हैं। हाँ, अब मान लीजिए आप कि जैसे आप साइकिल से कहीं जा रहे हो, ठीक है, और उधर चौराहे से कोई सुअर आ रहा हो और वो आपकी तरफ ही आ रहा हो। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको केवल उससे इन 4 चीज़ों से पूछनी है। ठीक है, केवल ये 4 चीज़ें। मान लीजिए कि सुअर आ रहा है तो आप पूछ रहे हैं, सुअर, क्या तुम सुअर हो? भैंस तो नहीं। ये हो गया आपका क्या, व्हाट। वेयर, कहाँ हो? व्हेन, कब पहुंच रहे हो? हाउ, कैसे हम बचें? समझ रहे हैं? मतलब अगर आप पूछ लिए और अगर आपको जवाब मिल गया तो ठीक है, वरना परिणाम यही होगा कि आप दोनों का मिलन होगा और अगले दिन आप अखबार में छप जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप नहीं पढ़ने वाले भी हैं तो भी आपको इन 4 प्रश्नों को हमेशा पूछना चाहिए और आपको जवाब जरूर मिलेगा। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो नहीं पढ़ने वालों के लिए भी इसको पूछना चाहिए, जिससे कि वो एक्सीडेंट को अवॉइड कर सके। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एसपी हैं, रात में घनघोर जंगल में जा रहे हैं, घनघोर जंगल से होते हुए जा रहे हैं, सुनसान रास्ता है, अगल बगल कोई नहीं है, फिर भी उनका ड्राइवर जो है हॉर्न पे हॉर्न बजाया जा रहा है। तो भाई एसपी साहब को तो यूपीएससी ने पास किया है, यूपीएससी पास करके आए हैं वो, तो एसपी बने हैं और ड्राइवर उनको फेल करना चाहता है। एसपी साहब ने क्या किया, इन 4 चीज़ों को पूछा, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। व्हाट, क्या, हॉर्न। वेयर, घनघोर जंगल में। व्हेन, जब रास्ते में कोई भी नहीं है। हाउ, कैसे बचा जाए। ये 4 क्वेश्चन। ठीक है, तुरंत ही उन्होंने पूछा ड्राइवर से कि मित्र आप जरा गाड़ी रोको, आज मेरा गाड़ी चलाने का मन कर रहा है, मैं गाड़ी चलाऊंगा। गाड़ी चलाते हैं, लेकर आते हैं ज़िले में, पूछते हैं ड्राइवर से, मित्र क्या हुआ, सुनसान सड़क पे तुम हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे थे? नहीं बताता है, 3rd डिग्री पाता है तो मुंह खुल जाता है, कहता है कि कुछ लोगों ने मुझको पैसा खिलाया था आपको मारने के लिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि कितना ज़रूरी है किसी भी परीक्षा को पार करने के लिए इन 4 चीज़ों का जवाब उसी तरीके से देना, उसी पॉइंट्स को उस जगह पे लिखना जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कि डीएम साहब हैं, 4 लोग आ गए उनके पास इलीगल कागज़ पे साइन कराने के लिए। कई बार उनसे बोला, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। एक उसमें से लंबा चौड़ा व्यक्ति था, गुस्सा के उनको 2 झापड़ दे दिया। अरे डीएम साहब 2 झापड़ पा गए, अरे भाई वो भी तो यूपीएससी पार करके आए हैं, इन 4 का आंसर देकर आए हैं, छोटी मोटी बात तो है नहीं। सामने वहाँ पे 4 व्यक्ति खड़े थे, चारों में से उन्होंने भी एक विकल्प को चुन लिया, जो सबसे कमज़ोर था उसकी कमर पकड़ के लटक गए। 3 वहाँ से जैसे ही भागे तब तक लोग भी आ गए, पुलिस भी आ गई। पूछा गया, इंटरोगेट किया गया, पूछा गया कहाँ गए वो सब भाग के, कौन थे, 10 मिनट में पुलिस वाले पकड़ के लेके उसको भी आ गए। ठीक है, तो देखिए भाई जीवन में इन चारों क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, विकल्प चुनना आपको सीखना पड़ेगा कि विकल्प को कैसे चुनना जाए, कैसे विकल्प का चयन किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और सही विकल्प। ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मल्टीलिंगुअल सब्जेक्ट। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब बहुआयामी। ठीक है, ज्योग्राफी जो है वो बहुआयामी है। और मल्टीलिंगुअल सब्जेक्ट मतलब विभिन्न भाषाओं में, मतलब विभिन्न भाषाएं इसमें नहीं है, मतलब आप इसको जो मल्टीलिंगुअल सब्जेक्ट जो इसका लिटरेचर पार्ट है, चाहे वो हिंदी में, चाहे वो बंगाली में, चाहे वो इंग्लिश में, किसी भी भाषा में आप इसको अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे जो क्वालिटेटिव ढंग से आपको यहाँ पे प्रस्तुत करना है, जो भी आपका कंटेंट होता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, लेकिन आपको क्वालिटेटिव ढंग से आपको यहाँ पे प्रस्तुत करना है जो आपका लिटरेचर होगा। मतलब जो भी आप अपने पेपर में
लिख रहे होंगे, ठीक है, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। दूसरा, मैप। एग्जामिनर की सबसे बड़ी कमजोरी जो होती है वो होती है मैप। अगर आपने मैप बनाया है, एक ज्योग्राफर, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है मैप, ठीक है। अगर आपने मैप बनाया है तो बाध्य है आपको नंबर देने के लिए, आपको नंबर देने के लिए बाध्य है। बस मैप में जो पॉइंट आपको शो करना है वो आपने पढ़ा हो। क्या होता है कि विद्यार्थी जनरली पढ़ते नहीं हैं, ऐसे देखेंगे और फिर नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाएंगे। जब आपने एक नज़र मार लिया तो एक रफ मैप बनाइए और उस पर पॉइंट करके उस जगह को या उस नाम के बारे में उसको लिख भी दीजिए, वो आपको याद रहेगा, ठीक है। तभी आप मैप वहाँ पे शो कर पाएंगे, ठीक है। तो एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए मैप इज़ अ टूल इन द हैंड ऑफ ज्योग्राफी स्टूडेंट। अगला आता है हमारा डेटा। इस तरीके से हमने यहाँ पे बात की कि आपको लिटरेचर को यहाँ पे क्वालिटेटिव रूप में प्रस्तुत करना है, उसी तरीके से डेटा। अगर आपके पास कुछ आंकड़े हों, ज़्यादातर आंकड़े नहीं, तो समझेगा कि आप रट रटा के आए हैं, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हों तो उनको आप प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। ये आपके क्वांटिटेटिव ढंग को दिखाएगा। फिर उन आंकड़ों को आप डायग्राम के सहायता से भी दिखा सकते हैं। और आखिरी में आप फ्लो चार्ट अगर आपके पास हो, ठीक है, तो फ्लो चार्ट के माध्यम से भी आप अपने डायग्राम को या डेटा को समझा सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने आगे देखा है कि हाउ ज्योग्राफी इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस एंड ज्योग्राफी इज़ एसोसिएटेड विथ नंबर ऑफ साइंसेस, ठीक है। तो अब आप लोग को एक चीज़ पे ध्यान देना है और मैं आखिरी में बस यही बात आपसे कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी का उद्देश्य हमेशा निष्काम कर्मयोग होना चाहिए, ठीक है। आप जो भी पढ़िए, जो कुछ भी पढ़िए, टू लर्न इट कम्प्लीटली एंड प्रिपेयर इट्स करेक्ट फॉर्मेट एंड प्रेजेंट इट एट प्रॉपर प्लेस, ठीक है। अगर आपको मेरी बताई हुई कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। और अब अगला वीडियो जो मेरा आएगा उसमें मैं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से रहेगा या मैं शुरू करूँगा। और मैं कुछ चीज़ बताना भूल गया था कि जैसे हमारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो आधारभूत संरचना है हमारी इंडियन ज्योग्राफी के लिए। साथ ही साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ हमारा जलमंडल, ओशिनोग्राफी और कॉस्मोलॉजी जो हमारा ब्रह्मांड विज्ञान है, ठीक है, ये भी हमको ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अभी इसी के साथ अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।